नहीं मैम, अब इसे मिनिमाइज कर लीजिए। मिनिमाइज साइड में कैसा इसको हाँ इस पर क्लिक कीजिए। आप अब लाइव में स्क्रॉल से थोड़ा चलेंगे। ठीक है ठीक है। Yes, good morning everyone. Good morning Rohit, Amitya, Lalit, good morning. शंभू, समीर, संजीत, रितेश, धनंजय, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. सद्दाम, आमिनदीप, सानिया, रेखा, स्वर्णा चौहान, गुड नॉट गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. कंफ्यूजन हो जा रहा है. गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग. धनंजय, स्वर्णा, प्रभु, तेजी से जा रहा है. गौरव, सुधांशु, राधे राधे, सोनू, गौरव, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. लव यू. शुभ प्रभात. चलो स्टार्ट किया जाए विदाउट एनी. जय महाकाल. वेस्ट बंगाल, शुभ प्रभात. मीनू, गुड मॉर्निंग. वैष्णवी, अंकिता, अंकित, नॉट अंकिता, अंकित. चलो स्टार्ट किया जाए. ओके, आई एम फाइन, आई एम फाइन. भाई आप मेरा यादवेंद्र, ऐसा थोड़ी है कि मैं डेलिबरेटली किसी का नाम नहीं लेती. अब इतनी तेजी से कमेंट्स भाग रहे हैं. अंकुर, सुधांशु, राजेंद्र, राहुल, सबका नाम ले लिया. आरती मिश्रा, मनीष, गौरव. मे यू लिव लॉन्ग. मे यू लिव लॉन्ग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मे यू लिव अ हेल्दी लाइफ. हेल्दी लाइफ. लॉन्ग जी के क्या करना है? हेल्दी रहना है. ओके चलो. ओके चलो स्टार्ट किया जाए क्लास को. ये वाला मैंने शीट डलवा दिया है. अपने अपडेट सेक्शन में जाके देख लेना. ठीक है, एक बार अपने अपडेट सेक्शन में जाके देख लेना. मैंने शीट डलवा दिया है. मैं योर, हाँ ये मुझे आशीर्वाद दो कि मैम आपका बुक जल्दी कंप्लीट हो जाए. ये आशा. नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे. ओह माय गॉड, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे बना दिया आज. खुश रहिए मुकेश. हाँ ये मैंने एक बार चेक कर लीजिएगा आपके अपडेट सेक्शन में. नॉट अपडेट सेक्शन में, गलती से मैं अपडेट बोल देती हूँ बिकॉज अन अकेडमी पे अपडेट सेक्शन होता है. आपके स्टडी मटेरियल में, स्टडी मटेरियल में ये सारा डला हुआ है. अश्वनी, गुड मॉर्निंग पठानकोट. हाँ अनएम्प्लॉयमेंट डे है, मोदी जी का बर्थडे है. हाँ, मे यू लिव अ क्वालिटी लाइफ. चलो आई चेक्ड. हाँ मिल गया होगा पंकज, मिल गया होगा स्टडी मटेरियल में. हाँ स्टडी मटेरियल पे डलवा दिया. चलो इसको अब आगे बढ़ते हैं. इम्प्रूडेंट, आई थिंक मैंने इम्प्रूडेंट करवा दिया है. बताओ कहां तक हुआ है इम्प्रूडेंट? कहां तक हुआ एक बार बताइए. सूरज, गुड मॉर्निंग. गुवाहाटी, गुड मॉर्निंग. मोनिका, तुषार, थैंक यू. शिवा, हो गया है. अच्छा क्विक्सोटिक हो गया है.
इम्प्रूव, हाँ एक चीज मुझे बताना था और मुझे गुस्सा आ रहा था आप लोग पे जो डाउट्स करते हो और ये डाउट्स प्रॉपर आपके आते नहीं। ठीक है, डाउट्स आपके आते नहीं है, डाउट्स भेजोगे तभी तो मैं इसको यूट्यूब पे करवाऊंगी। जैसे अनअकैडमी वाले जो बच्चे हैं उनका जो ग्रुप है वहां से 20-25 डाउट्स आए थे, तो मुझे 2-4 डाउट बहुत इजी लगा, वो मैंने करवाए नहीं। कल मैंने यूट्यूब पे करवा दिया। यहाँ डाउट्स भेजिए और आपके एडमिन है ललित सोनी एडमिन है, उनको सारा डाउट्स भेज दीजिए। एक बार ललित अगर क्लास में प्रेजेंट है तो एक बार आप अपना नंबर शेयर करिए, नंबर शेयर करिए ताकि मैं यहाँ पे लिख दूं, बच्चे आपको डायरेक्टली भेज देंगे डाउट्स। अच्छी बात है कि यूट्यूब पे और यूट्यूब पे जितने अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना, बोर्ड है सामने, टाइम से आपको बता दूंगी किस टाइम पे सारे डाउट्स क्लियर होंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। हाँ सही बोल रहे हो ललित, आई एग्री विथ यू। मैंने जो करवा दिया है ना, सही बोल रहे हो, बिल्कुल करेक्ट। यही चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया तो वो वही सब फिर से डाउट्स भेज रहे हो। जो आपने चैताली किसी का डाउट था, ललित आपने जो भेजा है, मैंने देखा कि जो मैंने क्लास में करवा दिया वही डाउट। ये कोई बात थोड़ी हुई कि जो मैंने क्लास में करवा दिया है वही डाउट है। कल तो मैंने YouTube पे डाउट्स करवाया था। एक बार ललित का नंबर है 81096। भाई ललित एक बार और नंबर भेजिए, अभी थोड़ा सा कमेंट रोक दीजिए ताकि उनका नंबर मुझे दिखता रहे। ललित सेंड इट अगेन, एक बार और नंबर भेजिए। कल तो मैंने YouTube पे डाउट्स करवाया था, एक बार ललित एक बार और नंबर भेजिए। जो करवाते वही डाउट भेज रहे हैं। आई लाइक टू स्विम, आई लाइक स्विमिंग, सब डिस्कस कर। 81096 46135, ठीक है, 46135। ओके, तो ये ललित का नंबर है। आप इनको सारा, ललित सोनी का नंबर है ये, आप इनको सारा डाउट्स भेजिए, ये मुझे डाउट्स भेजेंगे फिर, और जो करवा दिया है वो सब नहीं भेजना है। क्या बोलना चाह रहे हैं अनुष्का मैम? वो स्क्रूपल स्टूडेंट से नेट से करते हैं तो उसमें अदर ऑप्शन करेक्ट बता रहा है तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या बोल रहे हो? वो स्क्रूपल स्टूडेंट्स नेट से करते हैं, वो डाउट स्टूडेंट नेट से, अब पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हो। सही बोल रहे हो रितेश, पढ़ते ही नहीं है तो डाउट्स कहाँ से आएगा? जो क्लास में पढ़ा दिया उसको फिर से पूछना बेकार है, ठीक है, तो वो सब नहीं पूछना है। और कुछ और पढ़ रहे हो, जैसे कल कुछ बच्चे डाउट्स भेजे थे। चलो यहाँ तक हो गया। एपोजी से स्टार्ट करते हैं। एपोजी का मतलब होता है नाउन। एपोजी का मतलब है कोई भी चीज वेरी टॉप पे, कोई भी चीज शिखर पे। हिंदी शिखर, टॉप, ठीक है, शिखर, हाँ, कोई भी चीज शिखर पे, टॉप पे, टॉप। इम्प्रूडेंट नहीं हुआ है, इम्प्रूडेंट नहीं हुआ। चलो मैं यहाँ नंबर तो आई थिंक नोट कर लिया होगा सबने। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूडेंट का नाम सुना होगा। अच्छा, प्रूडेंट कोई कोचिंग सेंटर है, कहीं सुना होगा ना? प्रूडेंट ये बताया भी था आपको, एग्जॉटिक कर लिया था। एक मिनट, मेंडेशियस। प्रूडेंट कोचिंग सेंटर है ना? प्रूडेंट पढ़ा भी होगा, कोचिंग लिया। क्या है भाई, हो गया है, कुछ बोल रहे हैं नहीं हो गया है ना? अननेसेसरीली कंफ्यूज कर रहे हो सब लोग। एपोजी का मतलब होता है समथिंग टॉप, शिखर, सबसे टॉप पे। तो एक का होता है पिनाकल, ठीक है, पिनाकल का मतलब भी होता है अंदर टॉप। पीक तो सबको पता है, किसी भी चीज का एपेक्स। जैसे हमारे इंडिया में एपेक्स कोर्ट कौन सा है? एपेक्स कोर्ट कौन है? एपेक्स कोर्ट का मतलब है सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, सुप्रीम कोर्ट को हम एपेक्स कोर्ट बोलते हैं। एपेक्स का मतलब है सबसे ऊंचाई पे।
उसके बाद एपेक्स बैंक कौन सा है इंडिया में? एपेक्स बैंक कौन सा है? आरबीआई। आरबीआई मतलब सबसे सर्वोच्च बैंक, सर्वोच्च। पीक हो गया, एपेक्स हो गया, और समिट तो जानते हो, G6 या G7 समिट, शिखर सम्मेलन। जेनिथ, जेनिथ का मतलब भी टॉप, किसी भी चीज का क्लाइमेक्स, एकदम अंतिम। यस। एकमे को याद कर लो लैक्मे से। लैक्मे अपने नाम सुना होगा, लैक्मे कॉस्मेटिक ब्रांड का नाम है, कॉस्मेटिक ब्रांड का नाम है। तो एक्मे को याद कर लो, लैक्मे, लैक्मे टॉप मोस्ट ब्रांड है। कल्मिनेशन, अब कैसे कैसे याद रखना है मैं सब बता रही हूँ। हाँ, लैक्मे का काजल भी आता है, बहुत अच्छा काजल है। कल्मिनेशन, कल्मिनेशन का मतलब भी होता है टॉप। क्रेस्ट, आपको मैंने क्रेस्ट फॉलन करवाया है, क्रेस्ट फॉलन आपको करवाया है जब दुखी वाला सेंस करवा रही थी। क्रेस्ट फॉलन का मतलब क्या बताया? क्रेस्ट फॉलन का मतलब क्या बताया? क्या बताया था? याद करो, क्रेस्ट फॉलन। अगर रिवीजन करते हो तो पता होगा। क्रेस्ट फॉलन, क्रेस्ट फॉलन, हाँ, क्रेस्ट फॉलन का मतलब वेरी सैड बताया और बोला था क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप। कोई टॉप से, कोई बहुत ऊंचाई पे जाके नीचे फॉल होता है, जिसका डाउनफॉल होता है तो दुखी हो जाता है, तो क्रेस्ट का मतलब भी होता है टॉप। सुप्रीम तो पता है। पैरामाउंट, पैरामाउंट इज ऑल्सो सर्वोच्च। वर्टेक्स, मैथ्स में पढ़ते हो ना किसी चीज का वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब है सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, सबसे, हाँ, लुगिब्रियस, लुगिब्रियस कर्व में होता है, कर्व वगैरह। चलो अब इसको याद करने का तरीका सीखते हैं। बहुत सारे का तो आपको पहले से पता ही है। पिनाकल को कैसे याद रखोगे ना? क्रिसेंडो अलग होता है। क्रिसेंडो का मतलब होता है ना, ये मैं अलग से बताऊंगी, कोई भी चीज धीरे धीरे इंक्रीज होना। एक वर्ड होता है क्रिसेंडो, ये मैं आपको अलग से करूंगी, ये आपको अलग से। क्रिसेंट वर्ड सुना है? मून का क्रिसेंट, जैसे ऐसे मून है, मून का क्रिसेंट शेप इसको बोलते हैं, ठीक है? क्रिसेंट शेप, चांद का जो शेप होता है पहले क्रिसेंट होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ के ऐसा आता है, फिर धीरे धीरे गोल हो जाता है। तो देखो चांद का शेप धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो क्रिसेंडो का सेंस होता है ना एस्केलेटिंग, एस्केलेट करना। एस्केलेटर पे चढ़ते हो ना स्वचालित सीढ़ियां, तो एस्केलेट होना मतलब बढ़ना, तो क्रिसेंडो का मतलब बढ़ने के सेंस में, टॉप के सेंस में नहीं है। हाँ, कैसे याद करोगे? पिन कर देना। अच्छा, पिनाकल, किसी को पिन कर दोगे तो वो गुस्सा के चरम सीमा पे पहुंच जाएगा। यस, पिनाकल एक इंस्टीट्यूट भी है। हाँ, पिनाकल कोचिंग, पिनाकल कोचिंग एक इंस्टीट्यूट भी है। पैरामाउंट नहीं, पैरामाउंट का मतलब, पैरामाउंट दोनों सेंस में जा सकता है। पैरामाउंट कोचिंग है, पैरामाउंट का मतलब होता है सुप्रीम, सर्वोच्च, और एक पैरामाउंट का इंपॉर्टेंस के सेंस में नहीं जाएगा। पैरामाउंट ऊंचाई, 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 ऊंचाई। ओके, नेक्स्ट वाला देखो। एपेक्स तो सबको पता है, पीक, किसी भी माउंटेन का पीक, शिखर, और समिट भी सबको पता है। जेनिथ कैसे याद रखोगे? पेपर के टॉप में पिन रखते हैं। अच्छा, विकास भैया ने मैसेज पिन किया है। हाँ, अच्छा ठीक है, चलो। मैसेज को पिन करते हो ना, कोई भी मैसेज को पिन करते हो, और मैसेज जनरली पिन ऊपर में होता है। हाँ, ऊपर ऊपर। अभी विकास भैया इस छुट्टी पे जा रहे हैं 3-4 दिन के लिए। अभी मैं सीख रही हूँ, वो मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं कि क्लास को कैसे कैसे कनेक्ट किया जाता है, ऑनलाइन क्लास को कैसे स्टार्ट किया जाता है, कहाँ क्या डाला जाता है। अभी मैं ट्रेनिंग पीरियड में हूँ, होपफुली सब ठीक ठाक से हो जाए। जेनिथ, हाँ, टॉप पर जाने पर जान निकल जाती है। अच्छा, जेनिथ हो जाता है, लेकिन ऐसे याद नहीं रहता है। जेनिथ कंप्यूटर का ब्रांड है। ओके ओके, जेनिथ फोटो स्टूडियो है इन माय टाउन। जेनिथ इज अ फोटो स्टूडियो। जेनिथ कंप्यूटर का ब्रांड है। अच्छा चलो, जेनिथ बोल रहे हैं, कंप्यूटर का ब्रांड है। जेनिथ कंप्यूटर का याद कर लो, टॉप ब्रांड है। जेनिथ, जेनिथ कंप्यूटर का टॉप ब्रांड है।
ओके हाँ। और एक में को क्लाइमेक्स तो पता है, स्टोरी देखते हो जब सस्पेंस अब देखते हो सस्पेंस, जैसे अब मूवी का क्लाइमेक्स आ गया है, सस्पेंस एकदम चरम सीमा पे पहुंच गया है, सस्पेंस टॉप पे आ गया है, अब क्लाइमेक्स होने वाला है। ठीक है, एक में याद कर लो। अच्छा, मेरे यहाँ पे जेनिथ हॉस्पिटल का नाम है और टॉप हॉस्पिटल है, जेनिथ कंप्यूटर का नाम है, टॉप कंप्यूटर है, जेनिथ फोटो स्टूडियो का नाम है, टॉप है। ओके ना, जेनिथ का मतलब एंथुजियास्टिक थोड़ी होता है, वो तो जीलस होता है। जीलस का मतलब होता है एंथुजियास्टिक, जील का मतलब एंथुजियाज्म, और ये एंथुजियास्टिक। और एक्मे को याद कर लो, लैक्मे। चलो लैक्मे तो टॉप ब्रांड कंपनी है, ठीक है, अभी बहुत सारे कंपनीज आए हैं, बट एक समय में लैक्मे वाज द टॉप। जेनिथ पिट्सबर्ग एक फुटबॉल क्लब है, ओके। पेट्रोल पंप का नाम है, चलो। हाँ, कल्मिनेशन, किसी भी चीज का कल्मिनेशन पॉइंट, कल्मिनेशन का मतलब भी होता है पीक। क्रेस्ट तो बता दिया, क्रेस्ट फॉलन, ऊपर से गिर रहे हो, दुखी हो जा रहे हो। सुप्रीम, पैरामाउंट पता, और मैथ्स में तो वर्टेक्स पता ही है। और इसके एंटोनिम्स में क्या डालोगे? प्लिंथ भी डाल सकते हो, प्लिंथ मतलब एकदम बेस, प्लिंथ भी डाल सकते हो, PLINTH। ये वर्ड याद रखना, नाडीर का मतलब होता है एकदम नीचे, एकदम बॉटम। ये सब तो इजी वर्ड है, बेस, बॉटम, प्लिंथ का मतलब है एकदम बेस, नींव डालना। नाडीर वर्ड को कैसे याद रखोगे? इसको याद करना जरूरी है, इसको याद रखना जरूरी है। नाडीर का कुछ निमोनिक बनाइए, नादीर, इसका मतलब होता है बहुत नीचे, बहुत ज्यादा नीचे। हाँ, इसका नादिर शाह से कर लेंगे। नादिर शाह एक बार बताइए मीनू, अभी मुझे नादिर शाह के बारे में उतना याद नहीं है, मतलब क्या इनकी क्या क्वालिटी थी? नादिर शाह, हु वाज नादिर शाह, कौन थे ये नादिर शाह? इसे बताइए आप। अब मैंने स्लाइड डाल दिया, आप इधर उधर नहीं भागे। आई थिंक आई हैव हर्ड द नेम, बट बहुत मुझे याद नहीं है क्या है। नदी से याद रखोगे, नदी बहुत गहरा है, नहीं दी। हिस्ट्री में नादिर शाह है, बट नदी नीचे है। नादिर शाह जफर, अच्छा चलो जो भी याद रखो। नादिर का मतलब है नदी से याद कर लो, नदी बहुत गहरा है, नदी बहुत बॉटम है, ठीक है। हिस्ट्री में एक रूलर था, शेरशाह के फादर थे, तो कैसा रूलर था वो? नदी नीचे फ्लो करता है, ठीक है। चलो वैसे याद कर लेना इसको। नेक्स्ट वाला स्वाव कैसे याद रखोगे? स्वाव, अच्छा, महमूद शाह के टाइम पे अटैक किया था, बहुत नीचा आदमी होगा, तो याद कर लो बॉटम। दीपांकर, आपका कमेंट दिख रहा है मुझे, आक्रोश में रहता था, ओके। चलो बताओ, स्वाव को कैसे याद रखोगे? स्वैव को याद कर लो। अच्छा पहले आप लोग बताओ स्वाद है। स्वैव लोग वो लोग होते हैं ना जो बहुत ज्यादा स्टाइलिश होते हैं, जो बहुत ज्यादा पॉलिश, वेरी रिफाइन, वेरी एलिगेंट लगा। स्वैग से याद कर लो, क्या स्वैग है, क्या स्टाइल है। स्वैग को स्वैग से याद करो, स्वैग तो सबको पता है, स्वैग मतलब क्या स्टाइल है, वेरी स्टाइलिश पर्सन, वेरी स्टाइलिश। अच्छा, इसने कोहिनूर हीरा छीन लिया था, तो ये बहुत नीचा आदमी है। कल्चर, वेरी कल्चर मत लिखो, कल्चर्ड लिख लो, कल्चर्ड, क्योंकि एडजेक्टिव है, हमें बहुत एडजेक्टिव रहना। बहुत सलीके वाला व्यक्ति, वेरी सिविलाइज्ड, वेरी कल्चर, वेरी सोफिस्टिकेटेड, सिविलाइज्ड। अर्बेन, एलीट। अच्छा, अर्बन और ये जो अर्बन है और अर्बेन में क्या डिफरेंस? ये जो अर्बन है ना, ये सिटी से रिलेटेड है। द अर्बन पॉपुलेशन, शहरी पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन, बट अर्बन पीपल आर द पीपल हु आर वेरी सभ्य, सिविलाइज को बोलते हैं। जैसे ह्यूमन बोलते हैं, ह्यूमन कौन है? ह्यूमन बींग्स, बट ह्यूमन होना मतलब, ह्यूमन तो ह्यूमन बींग्स है, नाउन है ये, बट ह्यूमन होना मतलब काइंड होना। तो कभी कभी वर्ड में ई लग जाता है, तो उस वर्ड का मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाता है।
आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, आई हैव ऑलरेडी, ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स का फाइल मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप स्टडी मटेरियल में चेक कर लेना अश्विनी। अर्बेन, ठीक है, अर्बेन का मतलब भी होता है वेरी स्टाइलिश, शहर में रहता है, अर्बेन है, स्टाइलिश है। डेबोनेर कैसे याद रखोगे? डेबोनेर, एक दो तो बोलते हैं देबू, देबू बहुत अच्छा। डेबोनेर वर्ड कहीं सुना है? डेबोनेर वर्ड कहीं सुना है? अभी ना प्रताप नेपोलियन से बाहर निकली, नेपोलियन ऑफ ईरान मैम पीकॉक थ्रोन में लेकर भागा था, चलो ठीक है मैं समझ गई, अब उससे बाहर निकलिए और आगे आइए। डेबोनेर, डेबोनेर वर्ड कहीं सुना है? जल्दी जल्दी करते हैं। डेबोनेर, डेबोनेर एक मैगजीन है, एक मैगजीन का नाम है, एक परफ्यूम भी है, एक परफ्यूम भी है। हाँ, डेबोनेर का एक परफ्यूम भी होता है। ये परफ्यूम जो होता है ना, स्टाइलिश लोग लगाते हैं, जो लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं वो लगाते हैं। देबोलीना, देबोलीना कौन है? सिद्धि, देबोलीना कौन है? देवानंद इज वेरी स्टाइलिश, ओके। क्लोथ का ब्रांड भी है डेबोनेर, अच्छा तो और अच्छी बात है। जब डेबोनेर क्लोथ का ब्रांड है तो क्लोथ के ब्रांड्स, जो लोग स्टाइलिश होते हैं ना वो कपड़ों के शौकीन भी होते हैं। और एलिगेंट का मतलब भी होता है वेरी सभ्य, वेरी स्टाइलिश। जेंटिल, ही कम्स ऑफ अ जेंटिल सोसाइटी, जेंटिल सोसाइटी मतलब एलिट, हाई क्लास, फैशनेबल सोसाइटी। और पॉलिश, इसको, ये रफ व्यक्ति है, इसको पॉलिश कर करके सिविलाइज बना दिया गया। ये तो दोबारा आ गया, दो बार आ गया। और इसका एंटोनिम्स क्या है? बम्किन, बम्किन वर्ड याद रखना। बम्किन को कैसे याद रखोगे? बम्किन लोग गंवार लोग को बोलते हैं, ये बम्किन गंवार को बोलते हैं, ओके। बहुत अनसिविलाइज्ड होते हैं, ठीक है, जिसे तौर तरीका, सोफिस्टिकेटेड तौर तरीका नहीं पता है। जेंटल अलग वर्ड है, ही इज अ वेरी जेंटल पर्सन, ठीक है, जेंटल पर्सन है जी। जेंटल पर्सन के लिए भी यूज होता है और जेंटल थिंग्स के लिए भी यूज होता है। जैसे आज का वेदर, वेदर इज जेंटल, वेदर इज जेंटल, आज का मौसम बहुत जेंटल है, ना बहुत ठंड है ना बहुत गर्मी है, वेरी प्लेजेंट, प्लेजेंट के सेंस में भी जाता है। कोई पर्सन इज वेरी जेंटल है, जेंटल पर्सन वेरी काइंड है। और ये जेंटिल, जेंटिल किसको बोलते हैं? जो हाई क्लास लोग होते हैं, सिविलाइज्ड, एलिट, हाई क्लास लोग। हाँ, पंपकिन, बम्पकिन को याद रख लो पंपकिन से। पंपकिन वर्ड सुना है? किसको बोलते हैं? पंपकिन, पंपकिन, पंपकिन को याद कर लो, पंपकिन, पंपकिन सुना, किसको बोलते हैं? पंपकिन, 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 पंपकिन खाते रहता है, गंवार है। कद्दू को बोलते हैं, कद्दू, हाँ, दिन मतलब कद्दू वैसे अच्छा होता है, कद्दू वैसे अच्छा होता है, ये कद्दू को बोलते हैं, इट्स अ वेजिटेबल। हाँ, कद्दू खाता है, हाँ, पंपकिन खाने में, लौकी को बोलते हैं, कद्दू को बोलते हैं। पंपकिन खा खा कर गंवार हो गया। बोरिश, बोरिश का मतलब भी होता है गंवार, ठीक है। रस्टिक, रस्टिक वर्ड तो सुना होगा, एकदम रस्टिक है, तौर तरीके नहीं पता है, गंवार। पंपकिन खाने में अच्छा नहीं लगता है। और क्लमजी तो पता है। योकल, योकल कैसे याद रखोगे? योकल, योकल, योकल बताइए फटाफट। ये बिकॉलिक, बिकॉलिक, बिकॉलिक को याद कर लो, बकलोल, बकलोल वर्ड सुना होगा, ठीक है। नहीं, पॉपर नहीं होगा, पॉपर का मतलब तो गरीब है, पॉपर इज इंसॉल्वेंट को बोलते हैं, ठीक है। हाँ, योकल, योकल को याद कर लो, लोकल है, योकल, लोकल। वैसे याद रखने के लिए लोकल है, मतलब कोई ब्रांडेड कपड़ा नहीं है, ब्रांडेड नहीं है, लोकल है, ठीक है, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं है। लोकल लोग गंवार होते हैं। अच्छा, पंपकिन को क्या बोलते हैं? उड़िया में कुछ लिख के भेज रहे हैं। कद्दू के फुलके अच्छे लगते हैं, ओके। बकलोल है, बकलोल वर्ड तो सबने सुना होगा, बकलोल है, देहाती है, ठीक है। और इसको कैसे याद रखोगे? उफ, उफ नहीं, फ्रेंजी नहीं होगा, फ्रेंजी तो कंट्रोल से बाहर। उफ, उफ याद कर लो, उफ, 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 ये गंवार व्यक्ति। उफ किसको बोलते हैं? उफ, किसी से इरिटेटेड हो जाओगे, गंवार है।
माय गॉड, पंपकिन इज नोन एज कहारू इन उड़िया। ओके, ठीक है, पंपकिन, यस यस, आई गॉट। उफ गंवार, हाँ, उफ को उफ गंवार याद रखो। वोकल, लोकल से वोकल। बरसर्क नहीं होगा, बरसर्क का मतलब होता है उफ, इट्स अ बकलोल पर्सन। क्या होता है? सोफिस्टिकेटेड मतलब उबाऊ पर्सन होता है। नो नो, सोफिस्टिकेटेड इज नॉट उबाऊ, ही इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड पर्सन। सोफिस्टिकेटेड मतलब वेरी डेलिकेट, मतलब वेरी वेल मैनर्ड, छोटी छोटी चीजों का ही इज वेरी सोफिस्टिकेटेड इन टेबल मैनर्स। खाते समय भी बहुत स्टाइलिश वे में खाना खाता है, ठीक है। कोर्स का मतलब होता है रफ, रफ रफ। हाँ, कद्दू जैसा गंवार हो गया। हाँ, बस एक और करके फिर खत्म करती हूँ। बस ये दो चीज एकदम डिफरेंस, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। एक है बम्पकिन, ठीक है, एक है बम्पकिन और एक होता है बम्शियस। दोनों में डिफरेंस देखना। ये बम्पकिन को याद कर लो, पंपकिन। ये कद्दू खा खा कर, कद्दू खा खा कर, कद्दू थोड़ा सा राउंड फैटी टाइप होता है। ओके, हाँ, अच्छा, सफोकेटेड समझ रहे हैं मैम। ओके, मैंने ये चीज देखा है, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की बात को अच्छे से समझ लेते हैं, जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। सोफिस्टिकेटेड पॉजिटिव होता है, आपको लाइफ में सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए। दो तरह के लोग हैं, एक को मैंने टेबल में खाना मतलब डिनर सर्व कर दिया, तो कुछ लोग होते हैं ना बहुत स्टाइलिश वे में खाते हैं, मुंह बंद करके खाएंगे, खाना को अच्छे से च्यू कर करके, स्पून वगैरह का भी सही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दिस पीपल आर वेरी सोफिस्टिकेटेड। और एक है कि खा रहे हैं, बोल रहे हैं, गिर रहा है, तो वो तो बिकॉलिक है, गंवार है। हाँ, एकदम उसकी बम्पकिन खा खा के, पंपकिन खा खा के बम्पकिन हो गया, उसकी मतलब एकदम गंवार हो गया, उसकी बुद्धि मोटी हो गई है, गंवार हो गया। और बम्शियस अलग वर्ड है, दोनों वर्ड में बम्प तक है। बम्शियस होना मीन्स वेरी घमंडी, एरोगेंट, एरोगेंट। दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, ऑपोजिट। बम्शियस का मतलब है एरोगेंट। बम्शियस एडजेक्टिव है, इसका मतलब है एरोगेंट। एरोगेंट तो पता ही है, हॉटी, हॉटी भी आपको करवाया है, इसको याद कर लो। फर्स्टियन, फर्स्टियन फर्स्ट आने के बाद, फर्स्ट आने के बाद उसका दिमाग खराब हो गया, घमंडी हो गया। सुपरसीलियस, अपने आप को सुपर समझता है, हर चीज में अपने आप को सुपर मानता है, घमंडी, घमंडी है। वैनिटी, वैसे वैनिटी का दो मतलब होता है, एक क्या क्या, एक वैनिटी का मतलब होता है, गर्ल्स को पता होगा या बॉयज को भी पता होगा, वैनिटी बॉक्स, या मूवीज वगैरह में ऐसा सुनते होंगे जब शूटिंग के दौरान वैनिटी वैन, एक्टर्स के लिए वैनिटी वैन होता है ना, बीच बीच में जब उन्हें मेकअप वगैरह करने जाना होता है तो आप वैनिटी वैन में जाते हैं। गर्ल्स वैनिटी बॉक्स रखते हैं अपने मेकअप का सामान, तो एक वैनिटी मेकअप वाला सामान के लिए, और एक वैनिटी का मतलब है घमंडी भी होता है, घमंडी, घमंडी, वैनिटी वैन। हाँ, एक वैनिटी का मतलब है घमंडी। ये तो मैंने यूट्यूब पे भी करवाया था। इम्पेरियस, इम्पेरियस, आई एम परी, ऐसा कौन बोलेगा आई एम परी, मैं तो परी हूं। थोड़ा सा गर्ल्स जो घमंडी टाइप से होते हैं ना, मैं तो परी की तरह सुंदर हूं, आई एम परी, तो परी मतलब भी घमंडी। श्रृंगार बॉक्स है, हाँ सद्दाम, श्रृंगार बॉक्स है, रखा है क्या, रखा है श्रृंगार बॉक्स। इमोडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र। अ मॉडेस्ट पर्सन इज अ पर्सन हु इज वेरी हम्बल, हम्बल, बहुत विनम्र। बट इम लग गया, इमोडेस्ट मतलब घमंडी। वैनिटी मिरर भी होता है, बाल वगैरह ठीक करते हो। प्रिजम्शियस, प्रिजम्शियस को कैसे याद करो, प्रिजम्शियस को कैसे याद करना है, चमक दमक। प्रिज्यूम, पहले से ही प्रिज्यूम कर लिया है। बताओ प्रिजम्शियस को कैसे याद रखना है, प्रिज्यूम, हाँ, पहले से ही प्रिज्यूम कर लिया है, पहले कोई भी चीज पहले से ही मान लेना, ऐसा घमंडी लोग करते हैं।
केविलियर, केविलियर वर्ड कैसे याद रखोगे, इसके पीछे भी एक कहानी है। किंग चार्ल्स, ब्रिटिश के कोर्ट में किंग चार्ल्स के कोर्ट में, दरबार में कुछ पोएट्स थे। जैसे अकबर ने भी अपने दरबार में कुछ नवरत्न पोएट्स वगैरह को रखा था, और किंग चार्ल्स के दरबार में कुछ पोएट्स थे, और ये पोएट्स का क्या नाम था, केविलियर पोएट्स। केविलियर पोएट्स थे, ये तो मैं लिंक करके समझा रही हूँ। केविलियर पोएट्स थे, और ये पोएट्स वर वेरी लर्नेड था। ये पोएट्स बहुत विद्वान थे, और इन्हें अपनी विद्या पे बहुत ज्यादा घमंड था। ये अपने आप सामने किसी को नहीं लगाते थे। दिस पीपल वर वेरी प्राउड। तो ये केविलियर पोएट्स थे ना, दे वर वेरी घमंडी, और उसी वर्ड से केविलियर बना। ऐसे भी जोड़ सकते हो, और एक आप ऐसे भी जोड़ सकते हो। कैवेलरी वर्ड सुना है? एक तो इन्फेंट्री, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, दो तरह के सैनिक होते हैं, एक तो जो पैदल लड़ते थे, और एक तो घोड़े वाले। जब घोड़े पे लड़ने वाले को थोड़ा पैदल वाले से ज्यादा घमंड होगा, तो कैवेलरी का मतलब ही होता है घमंडी। हाँ, नवरत्न थे अकबर के दरबार में। हॉर्स फोर्स, हाँ, जिसको घोड़े पे बैठ के लड़ने के लिए दे दिया, तो वो अपने आप को, वो थोड़े ऊंचे पोस्ट वाले थे, तो उन्हें घमंड था। ऐसे भी बोल सकते हो, काबिल है इसलिए उसको अपने आप पे घमंड। और ईगोइस्ट तो पता ही। सेल्फ असर्टिव लोग वो होते हैं ना, सिर्फ अपनी बातों को मानते हैं, ठीक है, दूसरों की बात को नहीं मानते। उन्हें लगता है कि मैं जो बोल रहा हूं वही सही है। घमंडी लोग है। स्नॉब, एक तो स्नॉबरी वर्ड होता है। स्नॉब करना मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्नॉब? स्नॉब करना ना, किसी को झिड़कना, ओके, किसी को मतलब इंसल्ट टाइप से करना। स्नॉब, किसी का मजाक उड़ाना, इंसल्ट करना। तो ऐसे लोग कौन होते हैं? ऐसे लोग घमंडी होते हैं। स्नॉबिश पीपल आर द पीपल जो इंसल्ट करते हैं दूसरे को, घमंडी होते हैं। स्नॉबरी भी घमंड को बोलते हैं, वेरी प्राउड पर्सन। और नार्सिसिज्म भी होता है एक वर्ड, ये तो बहुत सुन रहे हो, नार्सिसिस्ट। ये आपके वन वर्ड में भी आता है। नार्सिसिस्ट भी वो लोग होते हैं ना जो सिर्फ अपनी बातें करते हैं, अपने आप को प्रेज करते हैं, ठीक है। और एक और वर्ड इसमें लिख लीजिए, एक और वर्ड लिखिए, कंसीटेड। कंसीटेड भी डाल लीजिए। कंसीटेड लोग भी घमंडी होते हैं, यहाँ डाला नहीं है मैंने, लिख लेना, घमंडी। हाँ, इन्फेंट्री, पैदल, कैवलरी। स्नॉब करना, वेरी गुड, स्नॉब करना, नीचा दिखाना, मजाक उड़ाना, ऐसे घमंडी लोग की हैबिट होती है। कंसीटेड, जैसे नार्सिसिस्ट, हाँ, नार्सिसिस्ट, हिटलर वॉज अ नार्सिसिस्ट। बोस्ट नहीं लिखा क्योंकि बोस्ट वर्ब है, अभी हम एडजेक्टिव कर रहे हैं। ठीक है, यस। नहीं, स्टिफ नेक नहीं होगा मंजनी, अकड़ू। स्टिफ नेक तो अकड़ू लोग होते हैं, जिद्दी होते हैं, जिद्दी। और ये तो हम्बल है, विनम्र, वेरी लोली, जिनका प्रोफाइल बहुत लो होता है, ठीक है, वेरी लो होते हैं, मिट्टी से जुड़े हुए होते हैं, हम्बल है, मॉडेस्ट। सर्वाइल मैं हमेशा आपकी सर्विस में रेडी हूँ, घमंडी नहीं होते। अनअज्यूमिंग लोग भी बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन होते हैं। ओके, चलो अब इतना रहने दो, बहुत ज्यादा वर्ड पावर हो गया। चलिए अब आगे करते हैं। बस आपका काम है रिवाइज करते रहना है। कल हमने 2 क्लोज टेस्ट किया था, आज क्लोज टेस्ट नहीं करेंगे, आज सीधा कंजंक्शन पे चलेंगे। स्नॉबरी उसी में। ईगोइस्ट का मतलब होता है घमंडी, और ईगोटिस्ट सेल्फ प्रेज। ईगोटिस्ट सेल्फ प्रेज का मतलब है जो अपनी तारीफ खुद करते हैं, और ये तो घमंडी हो गया, एरोगेंट हो गया, वो अलग हो गया। स्नो वाइट मानते हैं खुद को, ओके। सर्वाइल लोग चापलूसी के सेंस में भी जा सकते हैं, सर्वाइल दोनों सेंस में चला जाए। ओके, चलो कल हमने कहां तक किया था, मैंने आपको बताया था
मैं आपको बता रही थी, चलो जल्दी से रिकैप। इफ प्लस नॉट इज इक्वल टू अनलेस, ठीक है, अनलेस भी कंडीशन बताता है, इफ भी कंडीशन बताता है, बट इफ के साथ नॉट लग सकता है, अनलेस के साथ नॉट नहीं लगता है। इतना दूर हमने किया था, ठीक है। यस बोलिए, आई हैव अ बिग प्रॉब्लम, आई हैव अ बिग प्रॉब्लम। चलिए बताइए, व्हाट इज द बिग प्रॉब्लम दैट यू हैव? बताइए क्या है? आई हैव अ बिग प्रॉब्लम, आई एम वेरी डेस्परेट टू नो अबाउट योर बिग प्रॉब्लम। ये गलती से भी मत बोलना कि आई हैव अ बिग प्रॉब्लम, मैम मुझे वो कैब याद नहीं होता है, मुझे वो कैब याद नहीं होता है, ये सब ड्रामा मत करना। ओके, ये मैंने आपको बताया था। और इफ के साथ कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट में हम लोग इफ और अनलेस याद कर रहे थे, दोनों कौन सा टेंस लेता है? सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट लेता है। ओके, ये हमने डिस्कस किया था। यस, ओके, ये लिखा मैंने, इफ ही विल कम, इफ ही विल कम आई विल गो। और फिर मैंने लिखा अनलेस, अनलेस ही विल कम आई वोंट या आई विल नॉट गो। ये तो सही है ना? दूसरे पार्ट में विल लग सकता है, दूसरे पार्ट में नॉट भी लग सकता है। हाँ, इफ वाले पार्ट में विल नहीं लगता है, इफ सिंपल प्रेजेंट लेता है। इफ वाले पार्ट में एक पार्ट सिंपल प्रेजेंट होगा इफ ही कम्स, और दूसरा सिंपल फ्यूचर। उसी तरह अनलेस में भी प्रेजेंट होगा एक पार्ट और दूसरा फ्यूचर, दोनों प्रेजेंट टेंस लेता है, दोनों प्रेजेंट लेता है, ठीक है। ओके, विल नहीं होगा, विल नहीं होगा, ठीक है, विल नहीं होगा। अब सेंटेंस देखो, और एक दो चीज याद रखो ना, गूगल से ग्रामर नहीं पढ़ा जाता है। ये जो आप लोग गूगल करते रहते हो, गूगल से ग्रामर नहीं पढ़ते, वहां पे और कंफ्यूज होने लगेंगे। उसमें क्या है ना, 10 लोग 10 तरह की बातें बोलेंगे। ये भी हो सकता है अमेरिकन इंग्लिश सेज दिस, ब्रिटिश इंग्लिश सेज दिस, अपना अपना सब वहां पे कुछ कुछ बोलने लगेंगे। अमेरिकन और ब्रिटिश से नहीं देखना है, ठीक है, हम ब्रिटिश को ही मानते हैं, बट मेन देखना है कि हमारे एग्जाम में इससे रिलेटेड कैसा एरर आना है। क्योंकि आप कोई स्टडी नहीं कर रहे हो, आप इंग्लिश को लेके इतना रिसर्च नहीं कर रहे हो, आप यहाँ इंग्लिश इसलिए पढ़ रहे हो ताकि आपका एग्जाम्स क्लियर हो। तो ऐसा नहीं है कि एक वर्ड को लेके रिसर्च करोगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो तो सब मीनिंग बताने लगेगा, ये इसने ये बोला, सब अपना अपना कमेंट्स वहां पे करने लगेंगे। आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ना है, कंफ्यूज होने लगोगे वहां पे। हाँ, मुझे बस यहाँ पे ये बताना था, एक मिनट, अभी मैंने बोला कि इफ के साथ विल नहीं लगता है, ठीक है, याद रखना है। इफ के साथ फ्यूचर टेंस नहीं लगता है। कब कब जहां का इफ किस सेंस में यूज हो रहा है? कंडीशन के सेंस में। लेकिन कभी कभी हम इफ को डाउट के सेंस में भी यूज करते हैं, और जब सेंटेंस में इफ डाउट इंडिकेट कर रहा है तो उसके साथ फ्यूचर लग सकता है। सेंटेंस देखो, आई डोंट नो इफ ही विल कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे रट लेते हैं, मगअप कर लिया है कि मैम हमने तो पढ़ा है कि इफ के साथ कभी भी विल नहीं आएगा। बट अगर ये सेंटेंस आ गया, आई डोंट नो इफ ही विल कम, मुझे नहीं पता है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, और फिर मैंने लिखा इफ ही विल कम आई विल गो, ठीक है, आई विल गो, ठीक है। अब सेंटेंस देखिए, आई डोंट नो इफ ही विल कम और इफ विल कम आई विल गो। यहां का इफ क्या बता रहे? अनलेस यू गो यू विल नॉट बी एबल टू स्टार्ट द पेंडिंग वर्क। अनलेस होगा, अनटिल नहीं होगा अनुष्का, वहां पे अनलेस होगा। जब तक आप नहीं जाओगे तब तक आप काम पूरा नहीं कर पाओगे। कोई टाइम नहीं बताया जा रहा है, ऐसा थोड़ी है कि कोई फिक्स टाइम बता रहा है। पहला वाला में इफ क्या बता रहा है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कि आप आओगे कि नहीं आओगे। तो यहाँ पे इफ डाउट बता रहा है, और अगर सेंटेंस में इफ डाउट बताए तो उसके साथ विल आएगा, ठीक है। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में इफ क्या बताएगा? कंडीशन।
और कंडीशन बताएगा तो फिर विल नहीं आएगा, विल नहीं आएगा। तो सिंपली आपको ये नहीं रट लेना है कि मैम इफ के साथ तो विल नहीं आता, आता है जब डाउट बता रहा है, और कब नहीं आता है, जब कंडीशन बता रहा है। हाँ, स्क्रूपल के सेंस में। और एक दो चीज ध्यान रखो ना, मैं आप लोग को क्लास स्टार्ट हुआ था तभी बोला था मैंने कि जब मैं कुछ और पढ़ा रही हूँ ना, कुछ और डाउट्स मत भेजा करो। मैं पढ़ा कुछ और ही, इससे क्या होगा ना कि आप ये जो पढ़ रहे हो ये भी नहीं समझ में आएगा। ऑनलाइन मैंने आपको बार बार बोला है, ऑनलाइन कोचिंग में कि वही बच्चे एग्जाम निकालते हैं ना जो लिसनर होते हैं, जो चीजों को गुड लिसनर होते हैं। 3 साल से ऑनलाइन का मैं बच्चों का रिजल्ट देख रही हूँ कि मैं पढ़ा कुछ और रही हूँ और वहां से कुछ और डाउट भेज रहे हो। इसका मतलब है कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो, जो पढ़ा रहे हो वो आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। साइलेंट लिसनर बन के जो मैं एट प्रेजेंट पढ़ा रही हूँ उसको सुनो, और जहां जहां डाउट्स है सिर्फ वहीं पे पूछो, उसी से रिलेटेड पूछिए। तब पता चलता है कि हाँ बच्चा पढ़ाई में कंसेंट्रेट कर रहा है, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसी से रिलेटेड डाउट पूछिए। अब देख रही हूँ ना चैट बॉक्स में कहाँ से कुछ भी आ रहा है, कुछ भी डाउट आ रहा है, पढ़ा कुछ और रही हूँ और आ कुछ और रहा है। और ये रेणु शर्मा का मुझे लगता है कि इस बैच में सबसे ज्यादा किसी का डाउट है, मैंने टेलीग्राम पे भी देखा है, तो ये रेणु शर्मा का है, ये रेणु शर्मा का है। और ये पूछने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत लेमन वाला क्वेश्चन आपने पूछा, लेमन वाला पूछा, लेमन वाला, क्योंकि जो नहीं पढ़ाया है ना, जो नहीं पढ़ाया है वो पूछो तो चलो कोई दिक्कत नहीं। आप बोल रहे हो वी शैल, यहाँ वी शैल गो आउट इफ इट डज नॉट रेन। चलो यहाँ पे स्टूडेंट्स ही बताएंगे। हाँ चलिए बताइए। और स्क्रूपल्स के लिए 10 मिनट्स वो सब कुछ नहीं है। स्क्रूपल्स जिससे रिलेटेड है, जो पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड स्क्रूपल्स है तो पूछिए। इससे बाहर का स्क्रूपल है ललित सोनी को दीजिए, वो मुझे भेजेंगे, नहीं तो ऐसे तो बैच 6-7 महीना चलते चला जाएगा। और ध्यान रखना है कि अभी आपका एग्जाम्स भी है, एग्जाम्स के पहले सिलेबस खत्म होना जरूरी है। हाँ, रेन्स गलत है, क्यों गलत है? ये तो पढ़ा दिया है, डू डज डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो रेन हो जाएगा, रेन, रेन, हाँ रेन होगा। इफ इट डजंट रेन, सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट कंडीशन छोड़ो ना, कंडीशन है। और यहां पे देखो डस के बाद V1 ही आता है, डस के साथ V1 आए। हाँ ये चीज ध्यान रखना है। और फिर मुझे बोलोगे कि मैम अब आओ, अभी मैंने इफ से रिलेटेड आपको बताया, अनलेस हम ये सब बता दिया। फिर अब हम आते हैं इफ पे, वेदर पे और दैट पे। इफ तो कंडीशन बताता है, ये तो सबको पता है। इफ कंडीशन बताता है, अभी देखा मैंने सेंटेंस आपको लिख के बताया। इफ डाउट भी बताता है, जब इफ डाउट के सेंस में आएगा तो उसके साथ विल आएगा, जब इफ कंडीशन के सेंस में आएगा तो उसके साथ विल नहीं आएगा, उसके साथ विल नहीं आएगा, उसके साथ विल नहीं आएगा। आप मुझे बोलोगे कि मैम इफ कंडीशन के अलावा डाउट भी बताता है, और जो वेदर है, वेदर भी तो डाउट बताता है, तो कैसे पता चलेगा कि कब यूज करेंगे इफ और कब यूज करेंगे वेदर? दोनों डाउट बताता है। वैसे इफ कंडीशन भी बताता है, जो कि हमने कल डिस्कस कर लिया। आई राइट, आई डोंट नो वेदर ही विल कम, और मैंने लिखा आई डोंट नो इफ ही विल कम। अब बताइए कौन सा करेक्ट है? विच वन इज करेक्ट? स्पोकन का कितना पैसा है, देखो यही पूछ रहे हैं सब। चलिए पहले बताइए कौन सा करेक्ट है। विच वन इज करेक्ट? दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। आई डोंट नो वेदर ही विल कम, ये भी करेक्ट है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, डाउट है। आई डोंट नो इफ ही विल कम, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि वेदर भी डाउट बताता है, इफ भी डाउट बताता है, दोनों करेक्ट है। ठीक है, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम वेदर के साथ तो और नॉट लगता है, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट।
ठीक है, वेदर के साथ तो और नॉट लगता है, बट कभी कभी हम वेदर वर्ड को और नॉट के साथ भी लगाएंगे, वो भी करेक्ट है, और बगैर और नॉट का भी लगा गया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, विदाउट और नॉट आई कैन से आई डोंट नो वेदर ही विल कम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, वो भी करेक्ट, दोनों करेक्ट है। ठीक है, दोनों करेक्ट। देखो आई डोंट नो, यहाँ पे इफ भी करेक्ट है और यहाँ पे वेदर भी करेक्ट है, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। लेकिन अगर सेंटेंस में और नॉट आ गया सपोज, तब किसको चुनोगे? अगर और नॉट नहीं है तो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, बट अगर और नॉट आ गया तो हम वेदर को चुनेंगे, वेदर को चुनेंगे, वेदर को, क्योंकि इफ के साथ और नॉट नहीं लगता है, बट वेदर के साथ लग सकता है। ओके, चलो इज इट क्लियर? एक बार रिस्पॉन्ड करिए। ये सपोज आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आता है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस का नरेशन बनाते हो तो WH नहीं, यस नो फैमिली में इफ और वेदर आता है। सपोज इफ भी आ गया ऑप्शन में, वेदर भी आ गया, अगर और नॉट लगा है तब आप वेदर को चुनोगे, वेदर। ओके, इफ के साथ और नॉट नहीं लगता। एंड वन थिंग मोर, एक अभी रिसेंटली मैं प्रैक्टिस सेट करवा रही थी, उसमें ऐसा कुछ था, इधर के साथ भी तो और लगता है, इधर के साथ भी तो और लगता है, और वेदर के साथ भी और लगता है, बट दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, सॉरी, वेदर के साथ भी और लगता है, बट दोनों में डिफरेंस है। इधर में हम क्या लगाते हैं, इधर और किस लिए यूज करते हैं? चॉइस के लिए। ठीक है, इधर राम और श्याम, या तो राम या तो श्याम, चॉइस कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक के लिए लगाते हैं। ठीक है, और वेदर हम किसके लिए, वेदर के साथ और लगता है तो वो डाउट बताता है। वेदर के साथ मैंने सेंटेंस लिखा, आई विल नॉट डू द वर्क। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी कंजंक्शन एग्जाम में क्या कर रहे हैं ना, रूल से ज्यादा कंजंक्शन ही गलत लगा के दे रहे। आई विल नॉट डू द वर्क, इधर यू लाइक इट और नॉट। चलो बताओ, एरर कहां पे? इधर के साथ भी और लगता है और वेदर के साथ भी और लगता है। सेंटेंस बताइए। नहीं मनीषी, अभी एक्टिव पैसिव मैंने करवाया कहाँ? मैम अब एक्टिव और पैसिव अलग से भी करवाओगे या इसी में मिक्स है? एक्टिव पैसिव अलग से होगा, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। हाँ, यहाँ पे मैं तो काम नहीं करूंगा, पसंद करो या ना करो, यहाँ डाउट है तो इधर नहीं होगा, चॉइस की बात नहीं हो रही। वेदर यू लाइक, चाहे लाइक करो चाहे ना करो, इधर की जगह। यस, ऐसा वाला एक सेंटेंस में देखा था मैंने। हाँ, और हम दैट, चलो इफ का डिस्कस कर लिया, इफ भी डाउट, वेदर भी डाउट, और दैट किसके लिए लगाते हैं? दैट हम उस चीज के लिए लगाते हैं ना जिस चीज के लिए आप श्योर हो, श्योर। चॉइस नहीं है यहाँ पे, या तो राम करेगा या तो श्याम करेगा। ठीक है, अब डैट हम श्योरिटी के लगाते हैं। आई नो, यहाँ तो डोंट नो था, बट यहाँ पे नो, मुझे पता है कि वो नहीं आएगा, इसका मतलब है मैं श्योर हूँ, और श्योर हूँ तो डैट लगाऊंगी, दैट वैल्यूज। अब एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन आएगा, ये थोड़ा बहुत आपको मैं यहां बताती हूं। अ फ्यू, थोड़ा सा यहाँ पे जरूरत है, इसको मैं डील करूंगी। इसको मैं फिर से क्वेश्चन टैग में पढ़ाऊंगी, इसको फिर से मैं एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगी। बट जब एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगी ना, द फ्यू का एडजेक्टिव वाला एग्जाम्पल दूंगी, क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन टैग वाला एग्जाम्पल, आर्टिकल में आर्टिकल वाला एग्जाम्पल। ओके, फ्यू हो या लिटिल हो, फ्यू काउंटेबल के लिए, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए, अ फ्यू और अ लिटिल, द फ्यू, द लिटिल। बस अभी जितना जरूरत है उतना याद रखो। ठीक है, जितना जरूरत है बस उतना याद रखो। अच्छा, मैंने जल्दी से स्लाइड चेंज कर दिया, वैसे रखा है मैंने, स्लाइड रखा हुआ है।
स्लाइड ले आया है अमित्या? यही वाला स्लाइड जा रहे थे और अभी चेंज नहीं किया मैंने, सब लिखा हुआ है, गायब नहीं हुआ है। पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। हाँ, ये करवा दिया है, ये हो गया, ये हो गया। लिटिल काउंटेबल के लिए और अ लिटिल अनकाउंटेबल के लिए, उसी तरह अ फ्यू काउंटेबल, अनकाउंटेबल। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखिए, फ्यू का मतलब होता है ना, फ्यू का मतलब होता है इतना कम की ना के बराबर। फ्यू या लिटिल का मतलब है इतना कम है कि उसको ना ही मान लो। फ्यू इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, ना के बराबर, मोर और लेस नथिंग, मोर और लेस नथिंग, ना के बराबर। तो फ्यू और लिटिल कैसा वर्ड है? एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। फ्यू और लिटिल इज ए नेगेटिव वर्ड। हाँ, कल मैंने बताया था अ फ्यू, इसमें अ लग गया ना, यहां भी अ लग गया। अ लगने से इसका मतलब चेंज हो गया। अ फ्यू का मतलब होता है एटलीस्ट समथिंग, एटलीस्ट कुछ। ऊपर वाले सेंटेंस में इतना कम है कि उसको ना ही मान लो, नेग्लिजिबल अमाउंट या नेग्लिजिबल नंबर, नेगेटिव वर्ड है। बट अ फ्यू और अ लिटिल का मतलब है एटलीस्ट समथिंग, एटलीस्ट कुछ, एटलीस्ट कुछ, ठीक है। तो ये कैसा वर्ड है? ये पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड। और द फ्यू और द लिटिल मतलब जो थोड़ा भी बचा है उसमें से सारा। द रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब जो लेफ्ट पार्ट है, रिमेनिंग या लेफ्ट, जो थोड़ा भी बचा है उसमें से सारा। तो ये पॉजिटिव वर्ड। अभी बस आपको इतना याद रखना है कि फ्यू और लिटिल इज अ नेगेटिव वर्ड, अ फ्यू और अ लिटिल इज अ पॉजिटिव वर्ड, और द फ्यू और द लिटिल भी पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड। ओके, स्लाइड बदल रही हूं मैं, नोट करिए फटाफट। हाँ, द फ्यू का मतलब है जो थोड़ा भी है उसमें से सारा। दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव वर्ड। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन आया हुआ है और यहां पे कंफ्यूजन हो गया बच्चा। आई हैव फ्यू डाउट्स, ठीक है, आई हैव अ फ्यू डाउट्स। दोनों सेंटेंस में देखना, स्टूडेंट ने यहाँ पे क्या देखा? डाउट्स है, डाउट्स है यहाँ पे, आई हैव डाउट्स और डाउट्स है। तो उन्हें लगा कि मैम ने तो बताया कि जब भी डाउट आ गया तो वेदर का यूज करो। उन्होंने यहाँ पे वेदर यूज कर दिया, क्योंकि हम डाउट के लिए वेदर यूज करते, बट ये गलत है। डैट यूज होगा। डैट हम यूज कब तब करते हैं? जब हम श्योर हो। किस लिए, क्यों? यहां पे बताओ, फ्यू डाउट्स का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यू डाउट्स? फ्यू डाउट्स का मतलब क्या है? फ्यू डाउट्स, बताओ। फ्यू डाउट्स है। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, नेग्लिजिबल, ना के बराबर। तो मुझे ना के बराबर डाउट्स है। ना के बराबर डाउट्स है मतलब मेरे पास बिल्कुल भी डाउट नहीं है। ना के बराबर डाउट्स है मीन्स नो डाउट, नेग्लिजिबल डाउट, कोई भी डाउट नहीं है। और जब कोई भी डाउट नहीं है इसका मतलब आप श्योर हो, दैट होगा, दैट। और आई हैव अ फ्यू डाउट्स, अ फ्यू मतलब एटलीस्ट मेरे पास कुछ तो डाउट्स है, और कुछ तो डाउट्स है तो वेदर। सो ये फ्यू और अ फ्यू विल डिसाइड कि आगे जाके दैट होगा कि वेदर होगा। ओके, क्योंकि ये सेंटेंस आया था ना, तो बच्चों ने डाउट वर्ड देख के वेदर लगा दिया। कोई भी डाउट नहीं है आपके पास, कोई भी डाउट नहीं आती तो आप श्योर हो, और श्योर हो तो डैट लगाओगे। देखो कितनी सारी चीजें आपने सीखी, इफ और वेदर और अनलेस में बहुत सारा चीज आपने एक जगह सीख लिया।
और नोट में आप देखो इन केस, इन केस क्या बताता है? इन केस का मतलब होता है अगर, कंडीशन बताता है। इन केस कंडीशन बता रहा है और इफ भी कंडीशन बता रहा है, और दोनों वर्ड कंजंक्शन है और दोनों कंडीशन ही बता रहा है। तो ये तो सुपरफ्लुअस हो गया। सुपरफ्लुअस का मतलब है दोनों अननेसेसरी। जब एक कंडीशन बता ही रहा है तो दूसरे कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां से कोई एक हटा दो, ऐसा या तो बोलो इन केस इट रेन्स या इफ इट रेन्स, दोनों में से कोई एक आएगा। उसी तरह सपोजिंग, सपोजिंग या सपोज दोनों करेक्ट है। सपोज मतलब मान लिया कि, और इफ का मतलब भी यदि, मान लिया कि, तो दोनों में से कोई एक हटा दीजिए, बिकॉज बोथ द कंजंक्शंस दे कन्वे द सेम मीनिंग। इफ ही कम्स, रुको एक मिनट मुझे देखने दो, और लिखने की जरूरत पड़ेगी, हाँ लिखने की जरूरत पड़े, पहले आप इसको देख लीजिए, अभी मुझे और भी बहुत सारा चीज लिखना है। इफ ही कम्स देन आई विल गो, हिंदी में बोलते हैं ना अगर वो आएगा तब मैं जाऊंगा, बट वो गलत है। इफ के साथ देन आता ही नहीं, कॉमा लगा दो बस, कॉमा। जब इफ के साथ देन का यूज नहीं होता है, और जब कोई कंजंक्शन हटता है तो उसके बदले कॉमा लगता है। आप इसको कॉपी करिए, अभी मैं और भी सेंटेंसेस दे रही हूं अलग से। सेकेंड वाला रिपीट करना है। सपोजिंग, अगर वो लेट होता है तो मैं इस काम को करूंगा, अगर वो लेट होता है मैं इस काम को करूंगा, अगर, सपोजिंग का मतलब। और इफ का मतलब भी वही है, तो दोनों एक साथ नहीं रखोगे, कोई भी एक हटा दो, कोई भी एक हटा दो। आई हैव अ फ्यू डाउट्स, मेरे पास फ्यू डाउट्स है, कुछ तो मेरे पास डाउट है, इसका मतलब वेदर। और फ्यू डाउट्स मतलब ना के बराबर डाउट्स, मतलब मैं श्योर हूं, दैट लगाया। चलो अब मैं स्लाइड हटाती हूँ, कुछ सेंटेंसेस आप नोट करेंगे, जब मैं लिखती हूं आपको भी लिखना है। 1, if he comes then I'll go, when he comes then I'll go, as he was ill so he couldn't come, as you sow so shall you reap, yeah, as you were absent therefore you missed the work, ऐसा कुछ लिखो। बिकॉज से सेंटेंस शुरू हो सकता है, ठीक है। डैट और वेदर में कंफ्यूजन है विवेक, डैट और वेदर में क्या कंफ्यूजन है? वेदर डाउट के लिए यूज होता है और दैट डाउट के लिए यूज नहीं होता है। डैट हम उस चीज के लिए यूज करते हैं जिस चीज के लिए आप सर्टेन हो। बिकॉज ही वॉज absent therefore he couldn't do the work को नहीं कर पाया। चलिए इसको नोट करिए। स्पोकन का मैं बता दूंगी, नो नीड टू वरी उस्मान, स्पोकन का मैं सब बता दूंगी। और स्पोकन एक अलग तरीके से बैच चलेगा, वो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चलेगा, ठीक है। 3 months 6 months 1 year 2 year, वो तो आपको देखना है कि आपका इंप्रूवमेंट कितना जल्दी हो रहा है, कितना पैसा है सब बता दूंगी, वो सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम पे चलेगा। उसमें बहुत सारे हाउसवाइफ्स भी रहेंगे, सबका अलग अलग मॉडल। नोट कर लिया सबने? चलो अब डिस्कशन स्टार्ट कर रही हूं, एक बार डन बोलिए कमेंट बॉक्स में। ये किसने बोला कि स्पोकन करना जरूरी है?
वो तो नीड, आपकी नीड के अनुसार है. डन. इफ ही कम्स देन आई विल गो. अगर वो आता है तब मैं जाऊंगा. इफ के साथ कभी भी देन मत लगाना, ये सब आपको डिस्क्रिप्टिव लिखते समय काम आएगा, कॉमा लगा दो. उसी तरह व्हेन, जब वो आएगा तब मैं जाऊंगा, व्हेन के साथ भी देन नहीं लगेगा. एक कंजंक्शन ऑलरेडी लग गया, फिर नहीं लगाओ. गलत है. एज ही वॉज इल सो ही कुडेंट कम. यहां एज के साथ सो नहीं लगेगा, बट यहां एज के साथ सो करेक्ट है. ध्यान से सुनोगे चीजों को, कमेंट बंद करके ध्यान से सुनोगे ना, तो फिर ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैम फिर से रिपीट करिएगा, क्योंकि एक ही चीज को बार बार रिपीट करने से बैच स्लो हो जाता है. यहाँ एज के साथ सो नहीं आएगा. यहाँ का एज क्या बता रहा है? यहाँ का एज बता रहा है चूंकि. चूंकि कारण बता रहा है, रीजन बता रहा है. रीजन एज ओवर हियर इज डिनोटिंग रीजन. और सो क्या बता रहा था? रीजन. रीजन. सो का मतलब होता है इसलिए. इसलिए चूंकि वो बीमार था इसलिए नहीं आ पाया. एज इज ऑल्सो डिनोटिंग रीजन एंड सो इज ऑल्सो डिनोटिंग रीजन. सो बोथ द कंजंक्शंस आर डिनोटिंग रीजन. तो व्हाई टू यूज बोथ ऑफ देम टुगेदर साइमल्टेनियसली इन द सेम सेंटेंस? जब ये कारण बता ही रहा है तो फिर से सो नहीं लगाओ. ठीक है. नेक्स्ट वाला देखो. एज यू सो शैल यू रीप. तो ये तो एक प्रोवर्ब है, जैसा बोगे वैसा पाओगे. लेकिन यहाँ एज कारण नहीं बता रहा है. यहाँ एज का मतलब जा रहा है ना जैसा. जैसा बोगे वैसा पाओगे. तो यहाँ एज कारण नहीं बता रहा है. नीदर दिस सो इज डिनोटिंग एनी रीजन. तो यहाँ पे एज के साथ सो करेक्ट है, बिकॉज दे आर इन डिनोटिंग रीजन. जैसा बोगे वैसा पाओगे. उसी तरह एज यू वर एब्सेंट, यहाँ पे कारण बता रहा है, रीजन बता रहा है. चूंकि आप एब्सेंट थे इसलिए आपने वर्क को मिस कर दिया. देयरफॉर इज ऑल्सो डिनोटिंग कारण. तो दो वर्ड्स कारण नहीं बताएगा. ओके. ओमिट वन, इसके जगह कॉमा लगा दो. इसके जगह कॉमा लगा दो. बिकॉज ही वॉज एब्सेंट, बिकॉज इज ऑल्सो डिनोटिंग रीजन, और देयरफॉर इज ऑल्सो डिनोटिंग रीजन. दोनों एक साथ नहीं आए. दोनों एक साथ नहीं है. कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ऐसा भी तो कर सकते हैं, आपने सो को हटाया, हम एज को भी हटा सकते हैं. ठीक है. एज भी हटा सकते हैं. एज हटाओगे ना तो सेंटेंस पूरा बदलना पड़ेगा. ठीक है. क्या करना होगा? एज हटाओगे तो इसको ऐसे लिखना होगा, कैपिटल लेटर से, ही वॉज इल, फिर फुल स्टॉप डालना होगा, सो ही कुड नॉट कम. तो सेंटेंस को पूरी तरह से बदलना होगा. और हमें क्या करना है ना, हमें मिनिमम से मिनिमम एरर डिटेक्ट, मतलब चेंजेस करने हैं सेंटेंस में. तो फिर से इतना ज्यादा सेंटेंस को बदल नहीं सकते, तो एज को एज रहने दो, बट बस इसको बदल दोगे, काम हो जाए. काम हो जाए. क्योंकि अगर आप इसको रखना चाहोगे तो पूरा सेंटेंस बदलना हो. ही वॉज इल, फुल स्टॉप, सो ही कुड नॉट कम. सो ही कुड नॉट कम. ओके. नेक्स्ट देखो. एज यू वर एब्सेंट, चूंकि आप एब्सेंट थे इसलिए आपने वर्क मिस कर दिया. दोनों कारण बता रहे हैं. यहां भी बिकॉज भी कारण, देयरफॉर भी कारण, इसलिए एक साथ नहीं आए. हाँ, सो शैल सही है, क्योंकि ये मुहावरे ऐसे ही बना हुआ है. इसमें विल नहीं लगाओगे. ये जो प्रोवर्ब बना है रेणु शर्मा, ये शैल के साथ ही बना है. ठीक है. तो इसमें चेंज नहीं करोगे, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा ना कि शैल तो हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ होता है. ठीक है. शैल फर्स्ट पर्सन के साथ होता है, बट इंटरोगेटिव सेंटेंस में, प्रश्नवाचक सेंटेंस में. बट ये सेंटेंस प्रश्नवाचक नहीं है, तो नॉर्मल है, शैल हो गई. चलिए नेक्स्ट वाला. ये तो इजी है. हमने कहानी खत्म कर ली है. इफ, वेदर और क्या था एक, दैट. बोथ के साथ एग्जाम में और लगा के दे देंगे. बोथ के साथ और आएगा ही नहीं. बोथ में दोनों की बात हो रही है, और में तो दो में से किसी एक की बात होती है ना, इसलिए बोथ के साथ और नहीं आएगा. बोथ के साथ विथ और अलॉन्ग विथ भी लगा के दे देते हैं, ये भी गलत है. बोथ के साथ हमेशा एंड आता है. उसी तरह बिटवीन के साथ टू लगा के दे देंगे, और लगा के दे देंगे, गलत है. बिटवीन के साथ भी एंड आएगा. ठीक है. बिटवीन के साथ भी एंड आएगा. ओके. चलिए सेंटेंस देखते हैं. ये तो इजी है. बोथ राम एंड हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट. ये तो सही है. बोथ के साथ, ये इजी है. बोथ के साथ एंड आए, बट ये
अगर मैं सेंटेंस ऐसा लिखती ना, सेंटेंस ऐसा लिखा होता मैंने, बोथ राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट। एरर कहां पे? एरर यहां पे, बोथ के साथ अलॉन्ग विथ या एज वेल एज भी नहीं आता, वहां पे एज वेल एज भी डाल दीजिए। यहाँ पे बोथ के साथ एज वेल एज भी नहीं आता, गलत है। अलॉन्ग विथ ये सब कुछ भी नहीं आया। ओके, बोथ राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट, गलत है। बोथ के साथ कॉम्बिनेशन में हमेशा एंड आता है, एज वेल एज नहीं आएगा। बट यहाँ का एज वेल एज सही है। एज वेल एज सेंटेंस में अकेला आ सकता है, बट बोथ के साथ लग के नहीं आए। नेक्स्ट देखो, देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू और मी। देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड मी, यू के साथ भी और नहीं आएगा एंड। फॉर दिस जॉब यू विल नीड अ नॉलेज ऑफ बोथ इंग्लिश एज वेल एज चाइनीज। बोथ लगा है, बोथ के साथ एज वेल एज मत लगाओ, एंड लगा दो, एंड। द लेबरर्स रिलैक्स, लेबर्स लोग रिलैक्स करते हैं। बिटवीन के साथ टू भी नहीं आता है, बिटवीन के साथ भी एंड आता है। ठीक है, पहले ये लिखिए, उसके बाद इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस आएगा मैं बताऊंगी। पहले इसको कॉपी करिए। अभी तक बस हमने इतना सीखा, बोथ के साथ भी एंड आएगा और बिटवीन के साथ भी एंड आएगा। बैक स्लाइड दे दिया, बैक स्लाइड दे दिया। ये भी होता है, एग्जाम्पल को मीनू ऐसे भी लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में। इसको बोलते हैं ना एग्जाम्पली ग्रेशिया, ग्रीक वर्ड से निकल के आए, एग्जाम्पली ग्रेशिया, ईजी लगाते हैं। डन। चलो इसको देखो, उसके बाद और बताती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड कर दिया। थोड़ा स्पीड में लिखना है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। डन। ओके, चलो मूव करती हूँ। अभी मैंने आपको बोला कि बिटवीन के साथ टू लगा देते हैं, गलत है। ठीक है, बिटवीन के साथ हमेशा एंड लगेगा। बिटवीन के साथ कभी कभी और भी लगा देते हैं, गलत है, एंड ही लगेगा। एक सेंटेंस स्टेनोग्राफर में ऐसा सेंटेंस आया है, ऐसा कुछ सेंटेंस था, द वकेशन इज बिटवीन, स्लैश को गलत, मतलब गलत जगह पे नहीं, ऐसा जगह पे डाला था, बता रही हूं। द वकेशन इज बिटवीन 9th जून टू 9th जुलाई, ऐसा कुछ। ठीक है, और द वेकेशन इज बिटवीन 9th जून टू 9th जुलाई फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, ऐसा कुछ। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना है, स्टेनो का भी स्पेशल बैच निकाले, स्टेनो भी एसएससी ही लेता है, ये ध्यान देना। बिटवीन के साथ हम क्या का यूज करते हैं? एंड का। लेकिन हम फ्रॉम के साथ टू का भी यूज कर सकते हैं। फ्रॉम के साथ टू होता है, फ्रॉम मुंबई टू कश्मीर, फ्रॉम 6 o'clock टू 7 o'clock, फ्रॉम के साथ टू आता है। ये देखो, ये क्वेश्चन था, ये स्लैश ऐसा जगह पे दिया है ना, ये देखो सेंटेंस देखना, द वकेशन इज बिटवीन 9th जून टू 9th जुलाई फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए ये वकेशन यहाँ से यहाँ तक है। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैम बिटवीन के साथ तो एंड लगता है। ठीक है, बिटवीन के साथ एंड लगता है। जिसके दिमाग में ये आएगा उसका आंसर बी होगा। ठीक है, बी होगा। लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा ऐसा भी तो कर सकते हैं मैम, टू को टू रखते हैं और बिटवीन को ही फ्रॉम में बदल देते हैं। उनका स्लैश ऐसा जगह पे दिया है ना, अगर एक ही जगह पे दिया होता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी।
जिसके दिमाग में आएगा उसका आंसर तो ए लिख लेगा। जो सोचेंगे कि चलो बिटवीन को ही फ्रॉम कर देते हैं, इसको टू रखते हैं, इसको फ्रॉम, दो आंसर का पॉसिबिलिटीज है, दो आंसर की पॉसिबिलिटीज है। अब बताओ क्या करना है, बट आंसर तो कोई एक ही होगा ना, आंसर तो कोई एक ही होगा। देखो बिटवीन में क्या होता है ना, मैंने बोला कि आप मुझसे 2 से 3 मिलो, अगर मैंने बोला मीट मी बिटवीन 2 and 3, ठीक है, आप मुझसे 2 से 3 बजे के बीच में मिलो, तो 2 से 3 बजे के बीच में आप मुझसे कभी भी आके मिल सकते हैं, 2:15 भी मिल सकते हैं, 2:30 ऑल्सो, 2:45 कभी भी आके मुझसे मिल सकते हैं, 2 से 3 के बीच में कभी भी, ठीक है। बिटवीन में क्या होता है ना, एक टाइम पीरियड, एक इंटरवल दिया रहता है, उसके बीच में आप कभी भी आके मिल सकते हो। बट हम फ्रॉम का यूज तब करते हैं ना, फ्रॉम का यूज तब करते हैं जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक्शन कंटिन्यूड हो, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, जैसे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, आपका एग्जाम फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे चला, इसका मतलब है लगातार चला, लगातार मंडे से फ्राइडे, ठीक है, लगातार मंडे से फ्राइडे चला। तो हम फ्रॉम का यूज तब करते हैं जब व्हेनेवर वी हैव अ सेंस ऑफ कंटिन्यूएशन, कोई चीज कंटिन्यूएशन में चला, कंटिन्यूएशन। आप बताओ आपका समर वेकेशन कंटिन्यूएशन में चला है, ऐसा तो नहीं है ना, 9 जून से और 9 जुलाई के बीच में आपका वेकेशन रुक कर हुआ, वो तो एकदम कंटिन्यूएशन में चला, एकदम 9 को शुरू हुआ फिर 9 जुलाई को ही खत्म हुआ, तो कंटिन्यूएशन में चला, एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हुआ और रुक कर नहीं चला। और जब भी चीजें कंटिन्यूएशन में चलती है ना तो आप फ्रॉम लगाते हो, तो आंसर इज बिटवीन को फ्रॉम, आंसर इज ए। दिस वाज आस्क्ड इन योर स्टेनो एग्जाम में पूछा था इन्होंने। ओके, 2 को चेंज नहीं करना होगा, 2 को 2 रखोगे, फ्रॉम बिटवीन को फ्रॉम में बदलो। नेक्स्ट पे आओ, यही तो है, शायद यही वाला था, यहाँ पे जून है तो यहाँ पे लगा दो फ्रॉम। एरर इज इन बी पार्ट, बी, बिटवीन विल बी रिप्लेस्ड बाय फ्रॉम, okay, because many a times what it happens ना, the students get confused। उसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि ठीक है, आप कोई सेट बना रहे हो, कहीं से भी डाउट आ रहा है ना तो यहाँ मत पूछिए, क्योंकि यहाँ इस बैच में बहुत सारे बच्चे फ्रेशर्स भी है, न्यू कमर्स है, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है। उससे क्या होता है, वो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डाउट्स के लिए आप ललित को डाउट भेजिए, ठीक है, जो टॉपिक से अलग हो वो डाउट भेजिए, मैं सबका डाउट्स यूट्यूब पे कराऊं, बट यहाँ वाला डाउट्स यहीं पूछिए। अब आ जाओ, कल भी मैंने इस पे बेस यूट्यूब पे एक क्वेश्चन करवाया था, अगर कल देखा होगा सेशन लेस्ट, स्टेनोग्राफ कहाँ से इतना टाइम लाऊंगी अरविंद, स्टेनो का बैच, स्पोकन का बैच, एसएससी का बैच, बैंक का बैच, सबका बैच कहाँ से आएगा, तब तो 24 घंटे भी कम पड़ेंगे, 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। लेस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेस्ट? लेस्ट का मतलब क्या होता है? एक वर्ड आता है लीस्ट, ये लीस्ट का मतलब होता है वेरी लेस, बहुत कम, बहुत कम। ये लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री है लिटिल का, और ये लीस्ट एडजेक्टिव है, जैसे लिखा मैंने ही हैज लीस्ट नॉलेज। लीस्ट का पार्ट ऑफ स्पीच बताना, अभी तो मैंने फंडामेंटल आपको पढ़ा दिया, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना। लीस्ट का मतलब होता है बहुत कम, ये लीस्ट है, अभी मैं लीस्ट की वजह से बात नहीं कर रही हूं। चलो बताओ, कुछ तो मुझे हैप्पी दशहरा, महाल्या वर्ड सुना होगा आपने, दशहरा के पहले एक आता है महाल्या थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कल से दशहरा शुरू हो रहा है, कुछ कंफ्यूज है, दशहरा नेक्स्ट मंथ में है। तब मुझे लगा ये सब वर्ड पावर पढ़ के कंफ्यूज हो गए हैं। एडजेक्टिव है, वेरी गुड एडजेक्टिव। नॉलेज क्या है? नाउन, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लीस्ट एडजेक्टिव है, ठीक है, ये लीस्ट है। और एक है लेस्ट, दिस लेस्ट इज अ कंजंक्शन, ये लेस्ट कंजंक्शन है, इसका ये तो एडजेक्टिव है बट इसका पास्ट ऑफ स्पीच कंजंक्शन है। और ये लेस्ट का मतलब क्या है?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेस्ट? लेस्ट का मतलब होता है, इन इंग्लिश इट इज नोन एज अदरवाइज। कड़ी मेहनत करो लेस्ट यू शुड फेल, कड़ी मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। इसको हिंदी में बोलते हैं अन्यथा। कड़ी मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे, कड़ी मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे, कड़ी मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओगे। ओके, अदरवाइज का सेंस। और जब भी आपको एग्जाम में, जैसे मैंने आपको अभी अभी अनटिल और अनलेस वाला बताया था, क्या बताया? जब भी अनटिल और अनलेस दिख जाए, जब एग्जाम देने जा रहे हो किसी सेंटेंस में अनटिल और अनलेस दिख जाए, ठीक है, हाँ कहीं ऐसा ना हो, अनटिल और अनलेस दिख जाए, क्या चेक करोगे? पहले तो कंजंक्शन देख लोगे, अनटिल टाइम के लिए, अनलेस कंडीशन के लिए। दूसरा क्या चेक करोगे? अनटिल और अनलेस नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नॉट नहीं होगा। कौन सा नॉट? जो अनटिल अनलेस के साथ लगेगा बट दूसरे पार्ट में होगा। और तीसरा क्या चेक करोगे? अनटिल और अनलेस सिंपल प्रेजेंट ले। उसी तरह आपका लेस्ट वर्ड जहां भी दिख गया एग्जामिनेशन में, लेस्ट वर्ड जहां भी दिख गया, इससे रिलेटेड भी 3 एरर आता है। 3 एरर आता है। एक तो लेस्ट का मतलब अदरवाइज, वरना, अन्यथा, ठीक है। तीन एरर एग्जाम में आ सकता है। एक तो लेस्ट वर्ड, लेस्ट वर्ड के साथ हमेशा कौन सा मॉडल वर्ब आता है? शुड। लेस्ट के साथ मे लगा देंगे, माइट लगा देंगे, कोई भी मॉडल लगा देंगे, गलत है। लेस्ट विल ऑलवेज टेक द मॉडल वर्ब शुड। एंड द नेक्स्ट थिंग, अनटिल अनलेस की तरह लेस्ट भी सिंपल प्रेजेंट, और लेस्ट अनटिल अनलेस की तरह लेस्ट इज ऑल्सो नेगेटिव वर्ड। वेन एवर आई से ना कि दिस वर्ड इज नेगेटिव, दैट मीन्स दिस वर्ड इटसेल्फ इज नेगेटिव। सो नो यूज ऑफ नॉट विथ लेस्ट। इस वर्ड के साथ लगेगा ही नहीं, इस वर्ड के साथ नॉट लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये अपने आप में नेगेटिव होगा। चलो इसको नोट करो, अब सेंटेंस पे जाते हैं कैसे कैसे एरर आएगा, और इसको भी यहाँ डिटेल में अभी करना है। ऐसा नहीं है कि लेस के साथ हमेशा शुड आता ही है, कभी कभी बगैर शुड का भी आ सकता है, बट आएगा तो शुड। लेस के साथ अगर कोई मॉडल आएगा तो शुड, वरना कुछ भी नहीं। आप इसको नोट करिए, हैंड राइटिंग नहीं बना बना के नोट करना है। कुछ होते हैं ना जो रेड ग्रीन ब्लू पेन लेके बैठे रहते हैं, स्पेशली ये सब गर्ल्स करते हैं। रेड ब्लू ग्रीन लेके बैठेंगे, सजा सजा के लिखेंगे, एक ही कलर से लिखोगे। चलो आगे बढ़ रहे हैं। सेंटेंस देखो, वर्क हार्ड लेस्ट यू माइट फेल इन द एग्जाम। कड़ी मेहनत करो वरना ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ एग्जाम में। रफ में लिखते हैं फिर फेर करते हैं, हम नहीं करते हैं ना। अदरवाइज नेगेटिव नहीं होता अरविंद, अदरवाइज के साथ नॉट लगा सकते। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास, अदरवाइज के साथ नॉट लगा सकते हो, बट लेस के साथ नहीं लगाओ। हाँ, लेस्ट के साथ माइट नहीं लगेगा, जब भी लगेगा शुड लगेगा, जब भी लगेगा शुड लगेगा। और यहां पे देखो शुड तो सही है, शुड तो सही है, बट लेस्ट अपने आप में नेगेटिव है, इसके साथ नॉट नहीं है। सेकंड में मैंने नेगेटिव वर्ड डाला है। एसएससी के चेयरमैन को नहीं भेजना है। हाँ, दो ललित है, एक अन अकेडमी पे भी ललित है और एक यहाँ भी ललित है, कंफ्यूज हो जाती हूँ दोनों। नेक्स्ट देखो, ये सेंटेंस आपका प्रीवियस पेपर का ही है। जब ये सेंटेंस आया था ना तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि क्वेश्चन रॉन्ग आ गया, बट क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, क्वेश्चन सही है। सबसे पहले तो लेस्ट विल ऑलवेज टेक द मॉडल वर्ब शुड, ठीक है, लेस्ट वर्ड हमेशा शुड लेगा, बट यहाँ तो माइट लगा दिया, नो एरर। फिर स्टूडेंट्स को लगा कि लेस के साथ तो शुड लगता है, तो शुड तो सही है बट लेस के साथ नॉट नहीं लगेगा ना, तो वो कंफ्यूज हो गए, ये भी गलत है। हाँ, आंसर इज दिस। वाई? देखो क्यों, मैं बता रही हूँ। कभी कभी जैसे ये लिखा मैंने, वॉक प्रॉपरली, वॉक प्रॉपरली लेस्ट यू शुड फॉल, अच्छे से चलो नहीं वरना गिर जाओगे, लेस्ट यू शुड फॉल। और लिखा मैंने वॉक प्रॉपरली लेस्ट यू फॉल। विच वन इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? अभी आई एम जस्ट वॉचिंग द इवनिंग में नोट्स बनाना, अभी तो बहुत समझ लो।
समझने के समय एकदम समझना है, पूरा ध्यान समझने में लगाना है। और समझते समय अभी अभी पूरे नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं, इवनिंग में आप सब बना सकते हो बाद में, लेकिन समझते समय जो इंपॉर्टेंट है उसको लिख लेना है ताकि फिर ज्यादा टाइम ना लगे। बी वर्ड्स में करवा दूंगी, नो नीड टू वरी। और वर्ब का शीट भी कर, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। वॉक प्रॉपरली, लेस्ट के साथ शुड लगता है, सही है, बट कभी कभी लेस्ट बगैर कोई मॉडल वर्ब का भी सही है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लेस्ट के साथ अगर आएगा तो कौन सा मॉडल, शुड, वरना कोई भी नहीं आएगा, कोई भी जरूरी नहीं है कि शुड आएगी, अगर शुड नहीं है फिर भी सही है। देखो यहाँ शुड नहीं है, सही है। और फेल तो पास्ट है, अभी मैंने बोला लेस्ट वर्ड प्रेजेंट लेता है ना, फॉर। कड़ी मेहनत करो, ऐसा ना हो कि सॉरी प्रॉपरली चलो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर गए थे, नहीं गिर जाओगे, प्रेजेंट। नेक्स्ट पे चलिए। कंजंक्शन में मैं अभी, आप ध्यान दे रहे होंगे कि मैंने बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंजंक्शन छोड़ा हुआ है। पहले मैं इजी वाला सारा करवा दूंगी, ठीक है। अभी मैंने 5 कंजंक्शन छोड़ा है, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर। उसको करने के पहले थोड़ा सा इन्वर्जन कर लेंगे, उसके बाद वो सब करेंगे। ओनली ब्लू पेन, यस। ये भी है कि 2 बार भी देखोगे ना, ठीक है 2 बार देख तो लोगे, लेकिन होता क्या है, हाँ टाइम ज्यादा लग जाता है, टाइम ज्यादा लग जाता है टाइम ज्यादा लग मुझे पता था जब मैंने बैच शुरू किया था ना, तो एक वीडियो, उस समय मुझे पता था जब मैंने बैच शुरू किया था तो आपको लाइव के अलावा वीडियो को और कितने बार देखने का मतलब है, 3 टाइम्स और देख सकते हो लाइव के अलावा 3 टाइम्स और देख सकते हो, ठीक है। और 3 टाइम्स छोड़ो, 3 टाइम्स भी छोड़ दो, वो भी अलग है। लाइव के अलावा एक क्लास को मतलब एक क्लास को पूरे कितने, एक बार में एक क्लास के लिए कितना दिया है, 6 घंटा देख सकते हो ना, शायद ऐसा ही है ना। अब मैं उस समय कुछ नहीं बोल रही थी क्योंकि मुझे पता है ना कि इतने से ज्यादा कोई देखेगा नहीं। एक क्लास को 6 घंटा तक कौन देखेगा, एक क्लास को जो 1.5 घंटे की क्लास है उसको 6 आवर्स तक कौन देखेगा। समझ में आना होगा आपको, 2-3 घंटे में समझ में आ जाएगा। यस 6 आवर्स है। अब अभी मैंने आपको कंजंक्शन पढ़ाया, तो क्या आपको कंजंक्शन समझने में एक वीडियो कि 6 घंटा देखना होगा तब समझ में आएगा। शुरू में बच्चों को यही लगने लगता है, लगने लगता है ना कि मैम ने एक वीडियो को 6 आवर्स तक रखा है, क्या ये कम नहीं है, कोई नहीं देखता है। अगर मैं इसको अनलिमिटेड भी कर दूं ना, मैं बता रही हूँ प्रॉब्लम क्या है। 6 आवर्स है और एक सेशन को कोई इतना देखेगा ही नहीं, आपके पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि आप ये वीडियो देखने में टाइम नहीं करोगे, आप नोट्स बनाओगे। नोट्स बन जाने के बाद क्या होता है कि वो चीज आपके पास हमेशा के लिए हो जाता है, ठीक है। नेट रहे या नेट ना रहे, 1 साल बाद वैलिडिटी खत्म भी हो गई, बट नोट्स तो परमानेंट है ना, नोट्स आपके पास, नोट्स का नेट से कोई लेना देना नहीं है, तो बहुत ज्यादा होता है। और कभी कभी मैंने देखा है, जब मैं करियर विल में भी पढ़ाती थी, तो मैं आपको बता रही हूँ कि जहाँ वहां 1 साल की वैलिडिटी होती थी वहां भी, और जब मैं पढ़ा लेती थी ना उसके बाद भी, नहीं 1 साल की नहीं है, सॉरी, वहां तो मैं जैसे 3 to 4 मंथ्स में बैच खत्म हुआ ना, तो 1 महीने की वैलिडिटी अलग कर देते थे, 1 महीने की वैलिडिटी होती, उसके बाद बैच को हटा देते। फिर बच्चे मुझे फोन करते थे कि मैम आप बोलो ना वैलिडिटी बढ़ा दें। अब बच्चों के रिक्वेस्ट पे मैं उन्हें बोलती थी वैलिडिटी बढ़ा दीजिए, बट जितना ज्यादा वैलिडिटी बढ़ते जाएगा ना, तो आपका टेंडेंसी डल वाला हो जाएगा, आप डल होते जाओगे। अभी तो और टाइम है, हाँ 6.30 है, 6 आवर्स भी नहीं है, 6.5 घंटा एक वीडियो है, ये इतना तो कोई देखता ही नहीं। जितना आपका वैलिडिटी बढ़ते जाएगा आप डल होते जाओगे। एक फिक्स टाइम तक वैलिडिटी रहेगी ना, तो आप थोड़ा सीरियसनेस के साथ नोट्स वगैरह बना लो, नहीं ऐसे तो आप उसमें नहीं है। गौरव जसवाल, उसमें जो हमने टेक्नोलॉजी लिया है ना टॉप रैंकर से, उसमें डाउनलोड का ऑप्शन है ही नहीं। मैं बता रही हूँ, हाँ असली पढ़ाई देखो, हर चीज का एक ट्रेडिशनल मेथड होता है जो पारंपरिक चला आ रहा। असली पढ़ाई कॉपी से ही होती है, पेन से ही लिख के होती है।
तो जो जो मजा आपको स्क्रीन में नहीं है, स्क्रीन में तो चलो आप लोग दूर हो, नहीं आ पा रहे हो, असली पढ़ाई तो कॉपी से ही मजा आता है। वैलिडिटी बढ़ते जाएगी, बोलेगा अरे अभी तो वैलिडिटी है, चलो आराम से देखेंगे, तो वो सब खत्म होने लगता है। तो ये सब कुछ नहीं है। करियर वेल पे मैंने एक बैच पढ़ाकर खत्म कर दिया था, उसके बाद फिर मैं, और डाउनलोड में क्या हुआ गौरव, डाउनलोड में देखो करियर वेल की हालत आज थोड़ी सी गड़बड़ इसलिए हो गई है कि डाउनलोड में सारे वीडियोस लीक हो गए, सारे वीडियोस लीक हो गए हैं। तो सिक्योरिटी को भी ध्यान करने के लिए ना डाउनलोड का ऑप्शन जो टेक्नोलॉजी मैंने जहां से लिया है उन्होंने नहीं दिया है। तो ये सब ध्यान रखना है। मुझे लग रहा था कि शुरू में जब आप एडमिशन लेते हो ना, उस समय लगता है कि कम है, टाइम बहुत है, 6 घंटा कौन देखता है। अभी आपने नाउन प्रोनाउन पढ़ा, नाउन प्रोनाउन पढ़ के नोट्स बना लिए, ऐसा थोड़ी है कि नवंबर दिसंबर में फिर से नाउन प्रोनाउन यहीं से रिसीव करोगे, यहीं से रिवाइज करोगे। ठीक है, आपका भी तो डेटा कंज्यूम हो रहा है ना, आपका भी डेटा कंज्यूम हो रहा है। और ऑनलाइन पढ़ने, ऑनलाइन रिवीजन में टाइम ज्यादा लगता है। कॉपी से रिवाइज करोगे जल्दी होगा, डेटा भी बचेगा, नेट की कोई टेंशन नहीं आ रहे या नहीं आ रहे, और ये एक अलग ही है। लेकिन डेटा भी आपका जा रहा है, लेकिन आप लोग समझते नहीं हो ना इस बात को, लेथार्जिक की तरह रहते हो सब। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, अदरवाइज वॉक प्रॉपरली अदरवाइज यू विल फॉल। हम अदरवाइज के साथ लगा सकते हैं विल, अदरवाइज के साथ कुछ भी लगा सकते हैं। नोट्स तो बनाना ही पड़ता है, नोट्स तो बिना नोट्स बने आज तक एग्जाम निकला है। हाँ मैम, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वैलिडिटी वी शैल, आप कर सकते हो, आपके पास जब टाइम है, अभी आपका एग्जाम है भाई, आपको कोशिश करना है ना कम से कम समय में नोट्स वगैरह बना के प्रैक्टिस सेशन में रहना है, कम से कम समय। अदरवाइज के साथ विल लगा सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज के साथ, बट लेस के साथ नहीं आएगा, लेस के साथ नहीं आएगा। उसके बाद जितना मन है देखते रहो ना, बट एग्जाम में अपने आप को सेल्फ स्टडी करो। अल्टीमेटली मैं बार बार बच्चों को बोलती, ठीक है, हाँ बार बार, चलो इसको लास्ट बाद में करेंगे, बार बार आप लोगों को मैं बोलती हूँ, शायद आप लोग जहां भी पढ़ाती हूँ वहां पे देखो, 4-5 साल पहले मैं पैरामाउंट में पढ़ाती थी, ठीक है, 4-5 साल पहले मैं पैरामाउंट में पढ़ाती थी। और उस समय ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है, ऑफलाइन कोचिंग में आपको एक ही टीचर मिलते हैं, ठीक है, एक टीचर मिलेंगे, मैथ्स के एक टीचर, रीजनिंग के एक, जीएस के एक, इंग्लिश का एक ही टीचर मिलते थे। बट ऑनलाइन में मैं देख रही हूँ ना, जैसे अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म पे, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मैथ्स के आपको 5-10 टीचर मिल रहे हैं, इंग्लिश के आपको 5-10 टीचर मिल रहे हैं। ओके, आपको बहुत खुशी हो रहा है, आपको बहुत मजा आ रहा है कि मेरे को तो इतने कम फीस में इतने टीचर मिल रहे हैं। बट बच्चे क्या गलती कर रहे हैं ना, लालच में पड़ जा रहे हैं, मैं मैथ्स का 4 टीचर से पढ़ूंगा तभी मेरा एग्जाम निकलेगा। अभी तो आपके पास यूट्यूब पे बहुत ज्यादा ऑप्शन आ गया है, पहले तो ऐसा नहीं था। जब मैं यहाँ पढ़ाती थी तो बच्चे एक ही टीचर से पढ़ के एग्जाम निकालते थे, ठीक है, एक ही टीचर से पढ़ के बच्चे एग्जाम निकालते थे। बट अब देख रही हूँ कि बच्चों के पास जितना ज्यादा चॉइस हो गया है, वो उतने ही ज्यादा नॉन प्लस्ड हो गए, कंफ्यूज हो गए। 5 टीचर आपका एग्जाम नहीं निकलवाएगा, कोई एक ही टीचर आपका एग्जाम और टीचर एग्जाम निकलवाते भी नहीं है, कोई एक ही टीचर। वो यहाँ पर तो चलो अलग अलग चुनना है आपको, यहाँ पे भी इतने सारे टीचर है तो 5 के साथ थोड़ी पढ़ोगे, वो तो प्लेटफॉर्म्स है, वो तो प्लेटफॉर्म है, आपको टेम्प्ट करने के लिए इतने सारे टीचर्स दे रहे हैं। बट आपको एक सही, अपने लिए बस एक टीचर सेलेक्ट करना है, जिसका आपको समझ में आ गया वो आपके लिए बेस्ट टीचर। ऐसा नहीं है कि दोस्त ने बोल दिया तो वही बेस्ट है, हो सकता है दोस्त को ये टीचर पसंद नहीं हो, बट आपका समझ में आ रहा है आपके लिए बेस्ट टीचर एक ही करो। और ध्यान रखो ना, यूट्यूब पे भी 10 टीचर के पीछे नहीं भागो, टाइम वेस्ट नहीं करो। एग्जाम मैंने देखा है, जो स्टूडेंट्स मेरे एग्जाम निकाले हैं, अल्टीमेटली यही काम आता है, सेल्फ स्टडी। टीचर एक, सेल्फ स्टडी, ज्यादा चॉइस, ज्यादा कंफ्यूजन, टाइम वेस्ट। पूरे दिन बैठ के बच्चों को मैं देख रही हूँ ना, पूरे दिन बैठ के क्लास कर रहे हैं, क्लास करते हैं, रात हो जा रहा है, सो रहे हैं, फिर सुबह किसकी क्लास करनी है, फिर तीसरे दिन किसकी क्लास करनी है, वो इस चीज को कर ही नहीं रहे। और जब भी एग्जाम निकला है इसी से निकला है। 10 टीचर एग्जाम नहीं निकलवाएंगे आपके, एक टीचर को आपको डिसाइड करना है, एक सही टीचर को चुन लेना है। ओके, क्योंकि पहले मैंने देखा 4 साल पहले एक ही टीचर पे
4 साल पहले बच्चे 4 मंथ्स ऑफलाइन बैच करके अपने अपने घर चले गए और घर पे जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं और एग्जाम निकाल रहे हैं। ओके, यहाँ तो बच्चे परेशान हो जा रहे हैं भाई। आप बच्चे स्मार्ट हो, आपको सेंसिबल बनना, लालच में नहीं पढ़ना है। ओके, ऐसे तो रजिस्टर बढ़ जाएगा 5-6। ओके, थैंक यू विक्रम। आज मैंने कुछ ज्यादा लेक्चर दे दिया आपको। जनरली मैं लेक्चर देती नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इन्हें क्या समझाना है, ये तो समझदार है, बट फिर भी ये लालच में पढ़ते रहते हैं, लालच में पढ़ते रहते हैं कि ये भी टीचर ये कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दे, वो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दे। टीचर एक, लेकिन मैं अनअकैडमी पे भी बोलती हूँ, लेकिन दोस्त की बात आप लोग ज्यादा मानते हो ना। टीचर एक ही होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस ना जहां मन करे। जो टीचर प्रैक्टिस करवा रहा है, बच्चों को बोलती हूँ, जो टीचर प्रैक्टिस करवा रहा है ना फ्री में, उनका बैच देखो जरूर। प्रैक्टिस चाहे 20 टीचर के साथ करो, पढ़ो एक ही जगह पे, क्योंकि प्रैक्टिस में हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखोगे, कुछ ना कुछ आप सीखोगे। ओके, तो ध्यान रखना है, ज्ञान की बात है इतना ज्यादा ज्ञान नहीं ले लेना है आपको। एसएससी के लिए 10 टीचर का ज्ञान नहीं चाहिए। ओके, तो चलो ठीक है, आज मैंने ज्यादा ज्ञान दे दिया है। कल मिलते, 1-2 दिन में अब कंजंक्शन खत्म करके शीट्स डालूंगी, सब बैठ बैठ के देखते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का क्या है, स्टेनो का एग्जाम है, नोट्स साथ साथ बनाते रहना। ओके, तो चलो थैंक यू एवरीवन। ओके, रिवीजन करते रहना। मैं बी वर्ड्स का तुरंत टेस्ट लूंगी, बी वर्ड्स का तुरंत टेस्ट लूंगी। देखती हूँ कल यूट्यूब, आज ही मैंने सोचा था, बट आज मुझे कुछ काम आ गया। एंड कर रही हूँ क्लास को।